हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके दो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट वाज परसेंटेज मेथड, जिसका फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, उसके बाद हमने अपना एक और मेथड किया था जिसको हमने नाम दिया था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और उस पे हमने किया था जो इलास्टिसिटी होती है वो पूरे डिमांड कर्व पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे कि मिड पॉइंट पे 1 होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वो होती जाएगी 0, और अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो होती जाएगी इन्फिनिटी। राइट? तो आज हम करेंगे अपना एक और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, और ये मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड भी है। राइट? तो देखते हैं। आर्क इलास्टिसिटी मेथड, जिसको हम मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो लिखिए पहले, फिर समझते हैं। व्हेन when price elasticity is to be found between two points on the same demand curve, ठीक है, arc method is used। ठीक है, पॉइंट मेथड में तो क्या होता था, आपको एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता था। तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? जैसे ये P है, ये N है, ये M है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता था लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट है NM अपॉन अपर सेगमेंट NP। ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, ठीक। इसके बाद आइए आप अपना इसके ग्राफ में होप आपने वाला नोट डाउन कर लिया था जो अभी हमने लिखा। बट अगर हमें दो पॉइंट के बीच में क्या करना है, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट के बीच में हमें इलास्टिसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में करनी है, बिटवीन दिस A एंड B। ठीक है, ठीक है। तो here we will use आर्क मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे परसेंटेज मेथड का आप फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता था? Q1 माइनस Q अपॉन Q, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो परसेंटेज ऐसे ही निकलता था, परसेंटेज चेंज। तो बेस किसको लेके चलते थे? ओल्ड क्वांटिटी को, राइट। उसी तरीके से अगर मैं प्राइस की बात करूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कैसे निकलता था? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो बेस किसको लेते थे हम? अगेन ओल्ड, ओल्ड को। तो वहां पे एक पर्टिकुलर चीज को बेस लेते थे, ओल्ड को बेस लेते थे। यहां पे किसको लेंगे? Which price and quantity is to be taken or used as a base? तो फॉर्मूला इसका होता है यहाँ पे Q1 माइनस Q2, जैसे वहां पे भी हम करते थे परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बेस नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम ना एवरेज लेके चलते हैं, राइट। वहां पे जो डिवाइड बाय क्यू करते थे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम Q1 प्लस Q2 करेंगे। इसलिए ये मेथड ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि जब हम एवरेजेस लेते हैं तो हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्वांटिटी का हमने कर दिया है ऊपर न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में हम प्राइस का करते हैं। P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन, ठीक है, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। ठीक है, अब जब भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूं, जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा हाउ टू फाइंड आउट दिस प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। परसेंटेज मेथड भी है, पॉइंट मेथड भी है, आर्क मेथड भी है। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हमेशा आर्क मेथड को। ओके, तो हमने देखा, चलो वो मैं आपको बाद में नोट डाउन करवाऊंगी। ठीक है, एक और मेथड है हमारे पास टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज टोटल आउटले या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, इसको मार्शल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट सेज दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी and the total expenditure made on it are
greatly related to each other. वो ये बोलता था कि किसी भी चीज का प्राइस और उसके ऊपर किया गया खर्चा दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, राइट? तो देखते हैं कैसे। ए, पहला केस, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, कैसा रिलेशन आ रहा है, दोनों एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डायरेक्ट, ठीक है? तो यहां पे हम इसको बोलेंगे, ये कैसा है, इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लिखिए, पहले फिर समझते हैं एग्जाम्पल्स से, आपको मैं समझाऊंगी कि ये मैंने इसको इन इलास्टिक क्यों बोला है। ठीक है, पहले आप सारे केसेस लिख लीजिए। अगर प्राइस गिरेंगे तो उनके ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर भी गिरेगा। तो ये दोनों ही केसेस में रिलेशन कैसा जा रहा है, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे भी एरोस की डायरेक्शन सेम जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगला केस, अगर प्राइस बढ़ेंगे और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, दूसरा, प्राइस गिर रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एरोस की डायरेक्शन देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, ऑपोजिट जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, नेगेटिव रिलेशन। इनवर्स, ठीक है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन हम बोलते थे। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगला केस, प्राइस बढ़ेंगे या फिर प्राइस गिरेंगे, बट जो एक्सपेंडिचर है इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, इट डजंट चेंज। ठीक है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, डजंट चेंज एट ऑल, तो हम बोलेंगे क्या, यूनिटरी इलास्टिक, राइट, यूनिटरी इलास्टिक, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को। एग्जाम्पल देखो, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस 8 रुपए ले लिया हमने, फिर 10 रुपए ले लिया। पहले प्राइस थे 8 रुपए, ओके, तो कितनी यूनिट्स बिक रही थी,
समझिएगा इस एग्जाम्पल को, उससे आपको ऊपर का लिखा हुआ समझ आएगा। पहले प्राइस था 8 रुपए, तो कितनी यूनिट्स बिक रही थी? 4 यूनिट्स। ओके, अब प्राइस हो गया है 10 रुपए, तो कितनी यूनिट्स बिक रही हैं? अभी भी 4 यूनिट्स। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? तो टोटल कितना खर्चा क्या है? ऑब्वियसली प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? जितनी यूनिट्स आपने खरीदी है, हर एक का प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 4 यूनिट्स खरीदी है, पर यूनिट 8 रुपए की है, तो कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा? 32। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 × 4, 40। ठीक है, तो आप देखिए, प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ? बढ़ा। 32 से कितना हो गया? 40। ये कौन सा केस हो गया आपका? अब देखो, अब पहले चलो केस छोड़िए, पहले ये बताइए ऐसा कहां पे होता है? कौन से गुड्स के केस में आप इस टाइप का रिलेशन देखोगे? आप बताओ ऐसा कहां देखोगे? द above pattern is found in case of necessities। नेसेसिटीज के केस में इस टाइप का पैटर्न फाइंड आउट करोगे। देखो, जैसे बहुत जरूरी चीजें हैं, आटा है, चावल है, राइट? तो जब प्राइस था आटा चावल का कितना? 8 रुपए, तो आप कितनी यूनिट्स खरीद रहे थे? 4 यूनिट्स। ओके, तो आपका खर्चा आ रहा था 32 रुपए। अब आटा चावल का भाव बढ़ गया है, 10 रुपए हो गया है, तो क्या रोटी खाना बंद कर दोगे क्या? नहीं ना, अभी भी आप कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं? 4 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका खर्चा कितना आया? 40 रुपए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि नेसेसिटीज, वहां पे अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है, एंड एज अ रिजल्ट टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब नेसेसिटीज के केस में डिमांड क्या मानी जाएगी? इन इलास्टिक। तो इन केस ऑफ नेसेसिटीज, ठीक है, डिमांड इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखो जरूरत की चीजें, पहले मैं 4 यूनिट्स खरीद रही थी, तो बाद में प्राइस बढ़ गया, तो जरूरत की चीज तो मैं उतनी ही खरीदूंगी ना, राइट? तो नेसेसिटी भाई पानी है, पानी मुझे हर हाल में चाहिए। जब पानी के प्राइस कम थे तो भी मैं पानी खरीद रही थी, अब क्या पानी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या मैं पानी खरीदना बंद कर दूंगी? नहीं ना, आई विल कीप परचेजिंग द वाटर। ओके, तो वही है, नेसेसिटीज ऐसी होती हैं कि अगर उनके प्राइसेस में फर्क आ भी जाता है, पर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा क्या रहती हैं? सेम, या आ भी जाएगा चेंज तो बहुत ही कम चेंज आएगा, राइट? क्योंकि वो चीजें तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए ना, इसीलिए आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड पहले भी 4 यूनिट थी, बाद में भी 4 यूनिट्स थी। ठीक है, तो देख लिया हमने। तो यहाँ पे जो आपका ये टोटल आपका ये एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें आपको इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? बाय लुकिंग एट दिस प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस का पैटर्न देख लिया आपने, प्राइस बढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी का पैटर्न भी आपने देख लिया, बढ़ रहा है, तो ये आपका दोनों एरोस की सेम डायरेक्शन है, तो क्या होता है? ये इन इलास्टिक होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अगर एरो की डायरेक्शन सेम है तो इन इलास्टिक होगा, राइट? और अगर एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या होगा? इलास्टिक होगा। ठीक है, अब और मैंने आपको ये भी बता दिया है, एरो की डायरेक्शन सेम आप कौन से केस में नोटिस करेंगे? जनरली आप ऐसा नोटिस करेंगे नेसेसिटीज के केस में, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या रह रही है? लगभग सेम रह रही है, या चेंज आएगा भी तो बहुत ही थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एरो से देख के पता चला दिया मैंने। एरो की डायरेक्शन सेम है तो मैं बोल सकती हूँ आपको रिजल्ट लेना है ये कि ये क्या होगा, इनइलास्टिक। ठीक है। अब इस मेथड की एक ड्रॉबैक है। वी कैन नॉट find out the exact value of elasticity here. कैसे? अब देखिए, दिस इज फॉर रफ पर्पस। जो आपका वो वाला मेथड होता था, परसेंटेज वाला मेथड, राइट? परसेंटेज मेथड जो आपका होता था, वहां पे आपको फॉर्मूला दिया होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा ऊपर वाला? न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी अपॉन बेस, सॉरी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन बेस ओल्ड। अब मैं बात कर रही हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। 150 आपका न्यू वो है प्राइस, 100 आपका ओल्ड प्राइस है, और बेस हम लेके चलेंगे। बेस हम लेके चलेंगे ओल्ड प्राइस को। तो इस तरीके से करते थे, याद करिए, ये आप कर चुके हैं। इंटू 100 अपॉन 150 माइनस 100। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.4। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 0.4। तो अब इलास्टिसिटी कितनी है? 0.4। अब मैं देख के पता लगा सकती हूँ इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। मैंने आपको बताया था, या अभी बता देती हूँ। अगर आपका आंसर, जो आपका ये आंसर है, कोफिशिएंट आया, अगर आपका आंसर 1 से कम है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? इनइलास्टिक की बात हो रही है। ठीक है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, सपोज करो ये 0.4 की जगह कितना आता, 1.2, ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर क्या होता? इलास्टिक। ठीक है। अगर आपका आंसर बिल्कुल 1 आता तो आपका आंसर होता सॉरी, यूनिट इलास्टिक। ठीक है। तो हमने देखा, अगर आपका आंसर 1 से कम आ रहा है, राइट, फॉर्मूले में फिट करा आपने, और अगर आपका आंसर 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। अगर आपका आंसर 1 से ऊपर आ रहा होगा तो वो हो जाएगा इलास्टिक, और अगर आपका आंसर 1 आ रहा होगा तो वो हो जाएगा यूनिट इलास्टिक। ठीक है। तो देखिए इसमें, वापस आइए उसमें, इसको हाईलाइट कर दीजिए। चलो,
ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था इन इलास्टिक का। एग्जांपल 1, इलास्टिक का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या देखते थे आप, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यू डोंट नीड टू राइट दिस। ठीक है। प्राइस क्वांटिटी 5 10 4 1। पहले प्राइस था 5, तो कितनी यूनिट्स बिक रही थी, 4। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया था, 5 इंटू 4 20। पहले प्राइस था 10, सॉरी, प्राइस पहले 5 था, अब बढ़ के प्राइस हो गया है 10 रुपीज। ओके, तो ऑब्वियसली आपको पता है जनरली जब प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 10 1 जा 10। हमने क्या देखा यहाँ पे, प्राइस जब बढ़े ना तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, गिर गया। ऐसा किस केस में देखेंगे आप ऐसा देखेंगे जो आपकी कंफर्ट लग्जरी वाली चीजें हैं। द above pattern is found in case of goods whose demand can be postponed। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे प्राइस बढ़ गए, 5 से 10 हो गया, तो तुमने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी ना। क्यों भाई, बाद में ले लूंगी, इतने महंगे प्राइस में लेने की क्या जरूरत है, राइट। और ऐसा किस केस में हो सकता है, जहां पे ना आप अपनी डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं, फ्यूचर में खरीद सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया। मैं कोई मरी थोड़ी ना जा रही हूँ, अभी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक है, इनकी डिमांड पोस्टपोन हो सकती है। तो यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न आता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाता है, डाउन। बट जो चीजें नेसेसिटी होती हैं, जैसे पुराना एग्जाम्पल था, नेसेसिटी थी, राइट। राइस, वाटर, ठीक है, जो चीजें नेसेसिटी है भाई, बहुत अर्जेंट है, उनके प्राइस अगर बढ़ भी जाए ना तो उनकी डिमांड मैं उतनी कम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वो सर्वाइवल के लिए चाहिए, राइट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे प्राइस बढ़े थे तो एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ा ही रहा। क्यों, बिकॉज आई एम स्टिल परचेजिंग द हायर क्वांटिटी, इसीलिए मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, बट यहां पे हमने देखा कि प्राइस बढ़ने से हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अब अपनी डिमांड क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दी है, राइट, फ्यूचर के लिए शिफ्ट कर दी है। और ऐसा किस केस में हो सकता है, इन केस ऑफ कमोडिटीज लाइक टीवी, मोबाइल फोन्स वगैरह, राइट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, पोस्टपोन, दैट इज डिमांड इज इलास्टिक। तो जब जब डिमांड कैन बी पोस्टपोन, राइट, जब डिमांड फर्दर शिफ्ट हो सकती है तो हम बोलेंगे डिमांड इज इलास्टिक। और नेसेसिटीज के केस में आ जाओ, डिमांड चेंज नहीं होगी, राइट। आपने देखा नेसेसिटीज का केस ये है, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही है, इसका मतलब खिंचाव नहीं है, इसको इसीलिए हम बोलते थे क्या, इन इलास्टिक।
ठीक है, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से देख लेते हैं। चलो ये मैं आपको एक डिटेल में टॉपिक करा के नेक्स्ट एक क्लास इसकी बना दूंगी इसके ऊपर, राइट। फिलहाल आप ये जानना जरूरी, अब यहाँ पे ये समझिए कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आप हाउ विल यू फाइंड आउट कि वेदर द डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। आपने क्या देखा, आपको देखना है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको एरो देखना है, प्राइस हमने क्या देखा, बढ़ रहे हैं ना, तो प्राइस बढ़ रहे हैं, 8 से कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर क्या था पहले 32, फिर कितना हो गया 40, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, 32 से 40 हो गया, तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। एरो की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये कौन सा केस होता है आपका, एरो की डायरेक्शन जब सेम होती है तो वो होता है इन इलास्टिक, ठीक है। और ऐसा किस केस में फाइंड आउट होता है, इन इलास्टिक डिमांड कौन से प्रोडक्ट्स की होती है, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक मतलब खिंचाव नहीं आ रहा है, तो खिंचाव कहाँ नहीं आता है, जहां पे आप नेसेसिटी परचेज कर रहे हो। क्यों नहीं खिंचाव आता है, क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए फॉर सर्वाइवल, राइट। तो इवन दो उसके प्राइस बढ़ जा रहे हैं, फिर भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क नहीं आ रहा है, तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ, तो इन इलास्टिक डिमांड कहां देखने को मिलती है, इन केस ऑफ नेसेसिटीज। फिर हमने देखा कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जहां पे अगर उनके प्राइस बढ़ जाएं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, क्यों, बिकॉज आई कैन पोस्टपोन माई डिमांड, ठीक है, मैं फ्यूचर में खरीद सकती हूँ उस चीज को, राइट। तो मैंने देखा मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, गिर गया, 5 4 जा 20, 10 1 जा 10, ठीक है। तो ऐसा किस केस में आप कर सकते हैं, जो चीजें अभी नहीं चाहिए, जो चीजें मैं 8 महीने बाद भी खरीद सकती हूँ, 1 साल बाद भी खरीद सकती हूँ, राइट। तो ऐसा कौन सा केस गुड्स में आप देखेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे डिमांड इज इलास्टिक, मतलब डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज, आई कैन परचेज इट इन फ्यूचर, राइट, कोई बात नहीं मैं बाद में खरीद लूंगी, इसका मतलब डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज। तो जब डिमांड में खिंचाव है तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक, ठीक है, उसको हम क्या बोलें, जैसे इलास्टिक में खिंचाव होता है ना, राइट। तो यहाँ पे भी डिमांड में खिंचाव है, अभी नहीं खरीदा बाद में खरीद लूंगी, तो डिमांड में खिंचाव है, तो वी कैन से द डिमांड इज इलास्टिक, राइट। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, आपका टीवी और मोबाइल फोन्स वगैरह या रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, होम थिएटर्स वगैरह के केस में आप ये चीज क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो आई थिंक अब आपको ये रटने की भी जरूरत नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको ये खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है आपको, राइट, सॉरी, इलास्टिक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। एक एग्जांपल है, फटाफट कर लेते हैं। व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज ₹1, कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80, when the when the price increases from 1 to 2, the consumer spends ₹96। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फटाफट देखिए इसका सोल्यूशन। इलास्टिसिटी कैसे निकलती है आपकी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, नीचे प्राइस का लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाला आपने,
80, ठीक है, 32, ठीक। देखिए ना, बहुत सिंपल है निकालना। देखो, पहले प्राइस था 1, फिर हो गया 2, टोटल एक्सपेंडिचर था 80, फिर हो गया 96। तो क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं ना डिवाइड करके, कितना निकल गया? 80 बाई 1 80, 96 बाई 2 48, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना। पहले 80 था, फिर 48 हो गया, तो कितना आ गया? 32, ठीक है। तो प्लेस कर दो, 32 डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी 80, ठीक है, इनटू 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज आया? 2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1, तो ये आपका आ गया 32 अपॉन 80, ये आपका आ गया कितना? 0.4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। तो वी विल बी वाइंडिंग अप आवर क्लास टुडे। चलो।